देखिए, झारखंड राज्य का निर्माण हुआ था, एक उद्देश्य इसके पीछे रहा था। हम हर क्षेत्र में अपने को फैलाए नहीं। हम ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, हम पर्यटन की ओर भी कर रहे हैं, हम जनजातीय कल्याण के ऊपर भी काम कर रहे हैं। ये सब काम करते हुए भी आपकी प्रायोरिटी किसी भी सरकार की होनी चाहिए। अभी अभी हम किसले जी ने कहा या चंदन जी आपने भी कहा कि साहब रोजगार एक बड़ी समस्या है। सभी कोई मानते हैं कि झारखंड में रोजगार एक बड़ी समस्या है, और जितने सरकारी पद खाली हैं उतनी नियुक्तियां भर लेने के बाद भी जो हमारे युवा वर्ग पढ़ा लिखा है उसको रोजगार मिल जाएगा, ये संभव नहीं हो सकता है। सरकारी सेवाओं के माध्यम से रोजगार नहीं उपलब्ध कराया जा सकता है। तब है तो विभिन्न प्रकार से आप रोजगार के अवसर उपलब्ध करा सकते हैं। चंदन जी, मुझे इतना बेहद अफसोस होता है कि इस राज्य का 76% जो पॉपुलेशन है वो डिपेंड कर रहा है एग्रीकल्चर के ऊपर। 20 वर्ष झारखंड बने हुए हो गए, हम एग्रीकल्चर सेक्टर और एलाइड एग्रो सेक्टर को अगर हम मजबूत किए रहते तो आज रोजगार की भी समस्या दूर होती और झारखंड पैदावार के मामले में अपने पैरों पर खड़ा होता। जी, हम दूध मेरा सवाल है हैं। हाँ, इसी पे मैं जोड़ रहा हूँ, इसको थोड़ा आप एलाबोरेट करेंगे। दो चीज जो हम लोगों ने कोरोना काल में देखा, पूरे राष्ट्र ने, देश ने झेला है, राज्य ने भी, कि एक तो हमारा जो स्वास्थ्य चिकित्सा व्यवस्था है वो ध्वस्त है ना। हम लोग प्राइवेट अस्पतालों के भरोसे ही अपनी बहुत लोगों की जिंदगी बची, सरकारी व्यवस्था हमारे पास सीमित है। एक दूसरा जो हम लोगों को बचाया या पूरे राज्य को बचाया, देश के संदर्भ में भी बात आती है कि जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर जो आपने कहा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो बजट में क्या नई सरकार, मतलब वर्तमान सरकार है, हेमंत जी की सरकार, क्या इस सेक्टर को इसको फोकस करना चाहिए या इसके लिए क्या करना चाहिए? मैं वही कह रहा था, मैं बतलाता हूं चंदन जी, अपनी बातों को मैं रखना चाहूंगा कि अब देखिए एलाइड एग्रो सेक्टर की बात करें, मैंने पैदावार की बात बता दी कि हमारे स्टेट को, झारखंड को प्रति वर्ष लगभग 60 लाख खाद्यान्न की आवश्यकता है और हमारा पैदावार होता है 30 लाख, 38 लाख, 35 लाख। हम जो हमारी जरूरत है उससे हम आधा ही पैदावार कर सकते हैं। तो एक तो हमारा पूरा फोकस होना चाहिए कि हम आधुनिक ढंग से, वैज्ञानिक ढंग से जो हमारी आवश्यकता है, धान है, गेहूं है, बाजरा है, दलहन है, तिलहन है, इस पैदावार को हम अपनी आवश्यकता के अनुसार कैसे उसकी उपज बढ़ाएं, इस पर फोकस करने की आवश्यकता है। एलाइड एग्रो सेक्टर हमारी जरूरतों को ही पूरा नहीं करेगा बल्कि एम्प्लॉयमेंट भी वो हमारे नौजवानों को देगा ग्रामीण क्षेत्रों में। हम एक आंकड़ा रखना चाहते हैं, अगर आपकी अनुमति हो तो। हमारे इस राज्य में जो मछली की आवश्यकता है वो 1.5 लाख मैट्रिक टन, और हम 50,000 मैट्रिक टन केरल से, बंगाल से, आंध्रा से हम मछली मंगाते हैं। उसी तरह दूध की जो हमारी आवश्यकता है, हम उन आंकड़ों को नहीं रख रहे हैं लेकिन मेरे पास वो आंकड़े भी हैं। दूध की जो हमारी आवश्यकता है वो पूरा नहीं हो पाता और हम मंगाते हैं दूध पटना, बिहार से, और फिर हम पश्चिम बंगाल से दूध मंगाते हैं। अगर इस सेक्टर को हम मजबूत करें, एलाइड एग्रो सेक्टर को, मत्स्य पालन, दुग्ध उत्पादन, अंडा उत्पादन, तो मैं समझता हूं कि वो रोजगार भी उपलब्ध कराएगा, हमारी जरूरतों को पूरा भी कराएगा। हम एक फिगर देख रहे थे श्री हेमंत सोरेन सरकार के ऊपर कि एग्रीकल्चर सेक्टर में जो टोटल हमारा बजट है, एग्रीकल्चर सेक्टर में पूर्व की सरकार ने जो एलोकेशन किया था फंड का, वो किया था 9.46, जो टोटल बजट था एग्रीकल्चर सेक्टर में वो 9.46% था, और इस बार जो है वो 7.26%। मैं तो कह रहा हूं कि साहब एग्रीकल्चर सेक्टर में चार विषयों को मैं रखूंगा, तब मैं कंक्लूड करूंगा अपनी बातों को, कि प्रायोरिटी होनी चाहिए। ये राज्य में हमारे पास कोयला है, और किसले जी, चंदन जी, मैं बताऊं, ये विभाग के आंकड़े हैं जो मैंने उपलब्ध किया है कि हमारा रिक्वायरमेंट पीक आवर में 4000 मेगावाट है, और जो हमारा प्रोडक्शन है स्टेट में, और याद करिएगा जब प्रोडक्शन की चर्चा हम कर रहे हैं तो कोयला हमारे राज्य में है, पानी हमारे राज्य में है, और प्रोडक्शन जो होता है एकमात्र TVNL से और सिकिदिरी पनबिजली योजना से हम जो उत्पादन कर पाते हैं वो 300-350 मेगावाट से अधिक उत्पादन नहीं होता। और बाकी जो बिजली हम देख रहे हैं
वो हम नेशनल ग्रिड से हम परचेज करते हैं डिफरेंट इंस्टीट्यूशन से। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, और इस कार्यक्रम के माध्यम से राज्य की जनता को, जो लोग इस कार्यक्रम को देखेंगे उन्हें जानकर आश्चर्य होगा कि जो हम जरूरत की बिजली लेते हैं लगभग 2300 मेगावाट, वो बिजली 6100 करोड़ रुपया प्रति वर्ष हम बिजली परचेज करते हैं। अब ये सोच देख लीजिए किसी भी सरकार की। हमारे यहाँ कोयला है, हम बिजली बाहर से खरीद रहे हैं। हमारे यहाँ पानी, हम बिजली बाहर से खरीद रहे हैं। हमारे यहाँ प्रोडक्शन का पूरा प्रबल संभावना इस राज्य में है, लेकिन बिजली हम बाहर से खरीद रहे हैं। 1000 मेगावाट बिजली पैदा करने के लिए जो आप लगाएंगे प्लांट, उस पर खर्चा होगा 5000 करोड़ रुपया, 6000 करोड़ रुपया, और हम प्रतिवर्ष 6100 करोड़ रुपए का तो बिजली खरीद रहे हैं। बजाय इसके कि साहब हम अपनी उत्पादन क्षमता को बढ़ा पाते, जो हम लोगों ने नहीं बढ़ाया। ये मैं किसी भी गवर्नमेंट के उस दृष्टिकोण, उस विजन की बात सामने रख रहा हूं कि अब तक जितना पैसा हम लोगों ने बिजली के खरीद पर लगा लिया, ये वही राज्य होता हम बिजली सिर्फ अपनी आवश्यकता के लिए पूरा नहीं करते, बल्कि बिजली हमारे पास इतना सरप्लस होता कि हम दूसरे राज्यों को भी बिजली देते और हमारा रेवेन्यू बढ़ जाता, जो हम लोगों ने नहीं किया। इसलिए मैं एक ऊर्जा को रखा। हमारे यहाँ जो प्राथमिकताएं होनी चाहिए, 4 डिपार्टमेंट, 4 विभाग, यानी कि 4 प्रक्षेत्रों में। एक तो एग्रीकल्चर, इरिगेशन, एजुकेशन, हेल्थ और पावर। ये 4-5 विभागों पर सरकार को फोकस करने की आवश्यकता है। हम क्वालिटी फुल एजुकेशन की बात करते हैं किसले जी, चंदन जी। हमारे यहाँ जो 8 विश्वविद्यालय हैं, 3730 पद स्वीकृत हैं और मात्र 1700 टीचर इन विश्वविद्यालय में पोस्टेड, यानी कि लगभग 2000 टीचर कई वर्षों से नहीं। फिर झारखंड कैसे उम्मीद करेगा क्वालिटी फुल एजुकेशन? प्राइमरी स्कूल में टीचर्स नहीं है, मिडिल स्कूल मर्ज कर दिए गए, हजारों की संख्या में वो बंद हो गए। तो ये शिक्षा हमारी मजबूत हो इस राज्य की, तो ये इसलिए मैंने कहा, मैं किसी की कमजोरी नहीं बतला रहा हूँ, लेकिन जब तक हम अपनी कमजोरियों को, अपनी त्रुटियों को नहीं जानेंगे, तब तक हम फोकस भी नहीं कर पाएंगे कि हमें किस प्रक्षेत्र में आगे बढ़ने की जरूरत है। अभी आपने मैं 1 मिनट और समय ले लेता हूँ। आपने कोरोना को लेकर के झारखंड के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर पड़ने वाला जो दुष्प्रभाव है और उससे जो कई क्षेत्रों में जो हमारी गतिविधियां सीमित हो गई, उसकी चर्चा भी बहुत आवश्यक है। ये तो सौभाग्य मनाए हम लोग, जो नेशनल हेल्थ फैमिली हेल्थ सर्वे का रिपोर्ट है कि झारखंड राज्य में 0 से 5 वर्ष तक आयु वाले बच्चे, ये उनका रिपोर्ट है कि साहब 45% जो बच्चे हैं वो कुपोषित हैं। राज्य की आधी आबादी महिलाओं की वो एनीमिक है, खून की कमी से वो ग्रसित है। ये तो ईश्वर से प्रार्थना, ईश्वर की महिमा कह लीजिए कि ये कोरोना अगर राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रवेश कर गया होता, तब तो कोई हमारे पास स्वास्थ्य की ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि इस कोरोना महामारी से हम लोग लड़ पाते और उस पर नियंत्रण कर पाते। आप रूरल हेल्थ को अगर आप देख लीजिए तो एएनएम नहीं है। एक चीज मैंने विधानसभा में एक प्रश्न किया था 2-3 साल पहले कि लगभग 1,500-2 हजार करोड़ रुपए से 671 भवन बिल्डिंग बनाया है सरकार ने, हेल्थ बिल्डिंग, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, उसकी बिल्डिंग बनी, और वो बिल्डिंग जो है सो बंद पड़ा हुआ है, कोई उसका उपयोग नहीं। वो इसलिए नहीं कि बिल्डिंग बनाने में आपने तो अपनी इच्छा शक्ति को दिखला दिया, लेकिन वो बिल्डिंग चलेगा मेडिकल स्टाफ के माध्यम से, नर्सेज के माध्यम से, एएनएम के माध्यम से। उसका अपॉइंटमेंट किसी सरकार ने किया ही नहीं। नतीजा यह है कि अधिकांश स्तर 90% जो स्वास्थ्य बिल्डिंग है वो बन करके, मैं आपके स्क्रीन पर ये बिल्डिंग दिखलाना चाहता हूँ कि ये भवन बन करके तैयार है वर्षों पहले, 4 साल 5 साल पहले, लेकिन ये ताला लगा हुआ है। एक भी ऐसे भवनों में न तो कोई मेडिकल स्टाफ है, न कभी डॉक्टर जाते हैं। तो रूरल हेल्थ सेक्टर तो एकदम बैठा हुआ है। हमारे पास समय जैसे जैसे सिमट रहा है, अब हम लोग इसको कंक्लूड करना चाहेंगे। अब इसमें एकदम बिल्कुल नट सेल पे आप जितना जल्दी बता दें कि नई हेमंत सरकार जी को अगले बजट में
कोरोना को लेकर तो आपने बता ही दिया, हेल्थ सेक्टर ठीक है, क्या करना चाहिए और बजट को आभासी नहीं बना के बजट को व्यवहारिक बनाने के लिए क्या करना चाहिए, एकदम बिल्कुल आप इसको 2 मिनट में। मैंने कहा चंदन जी कि 2021-22 का जो बजट हो, प्रायोरिटी फिक्स करें 5 वर्षों के लिए कि हमें इसी सेक्टर पे काम करना है। एक तो एग्रीकल्चर, एनर्जी, एजुकेशन, हेल्थ, है ना, और इरिगेशन। बहुत समय का अभाव है, नहीं तो मैं ये भी बतलाता कि साहब हमारे पास 20 वर्षों में हम लोगों ने कितनी सिंचाई क्षमता सृजित की इस राज्य में, इतना पैसा खर्च करने के बाद भी, लेकिन वो बहुत कम है। और जो हमारे पास सरफेस वाटर है, जो ग्राउंड वाटर है, उसका ज़बरदस्त अभाव है। इसीलिए पहले तो पानी बचाने के लिए, खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए एक तो प्रायोरिटी तय कर लें। इरिगेशन हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया और पावर। ये 5 सेक्टरों पर अपना जो बजट है सरकार का, जो रेवेन्यू कलेक्शन की जो स्थिति होगी, उसमें अधिक से अधिक पैसा कम से कम, और वो टारगेट 1 साल में पूरा नहीं होगा, कम से कम 5 साल 7 साल लगेंगे इन क्षेत्रों की स्थिति को मजबूत करने में। तो जाहिर सी बात है कि हर प्रत्येक वित्तीय वर्ष में इन 5 सेक्टर पर हम अपने कुल बजट की अधिक राशि, यानी कि कम से कम 20 से 25% राशि इस सेक्टर पर खर्च करें, तो मैं समझता हूं कि आने वाले वर्षों में इस ये जितने परिक्षेत्र हैं वो हमको मजबूत करेंगे, राज्य को मजबूत करेंगे। और दूसरी बात, वित्तीय व्यवस्था को तो मजबूत करना पड़ेगा। वित्तीय व्यवस्था, आप अपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को स्ट्रॉन्ग करिए, उसके कलेक्शन के जो सिस्टम है उसको मजबूत करिए। डिलीवरी मैकेनिज्म आपका तब तक मजबूत नहीं होगा जब तक कि ह्यूमन रिसोर्सेज आपके पास उपलब्ध नहीं होंगे। काम तो हमें उन्हीं से ही लेना है। अनावश्यक खर्च भी घटाने होंगे, मुझे लगता है अनावश्यक खर्च भी घटाने होंगे सरकार को। और जो फिजूल खर्ची है, बहुत हाथी उड़ाने की जरूरत नहीं है, फिजूल खर्ची को रोकना पड़ेगा। नहीं, अभी हमें लग रहा है कि चंदन जी अब हम लोगों को बात खत्म करना चाहिए। और मैं तो यही कहूंगा चंदन जी कि अभी बातचीत खत्म करने से पहले एक जानकारी मैं दे दूं कि इसमें लास्ट का सेकंड पार्ट जो है वो हमारा कंटिन्यू करेगा दूसरे इसी वीडियो के दूसरे अंक में जो हम लोग अपलोड कर रहे हैं। ये दूसरे अंक में वो कंटिन्यू कर जाएगा। बहरहाल तो हम लोग समापन की ओर जा रहे हैं। तो चंदन जी से मैं बहुत संक्षेप में चाहूंगा कि अपनी बात यहाँ पे कैसे कितना संतुष्ट हैं अपने प्रश्न के उत्तर से, राधा किशोर जी के एक्सपर्ट जो हमारे, उनके उत्तर से कितना संतुष्ट हैं, और इस दिशा में चंदन जी की राय अब हम खत्म करेंगे उनकी राय से। जी चंदन जी। मुझे लगता है कि बजट जैसा विषय है, इसको नीरस विषय कहते हैं आम लोगों की भाषा में, लेकिन किशोर जी ने जिस ढंग से और जितने कहते हैं ना कि शब्दों के मायाजाल को छोड़ के व्यवहारिक बातों को रख के सामने एक चित्र तस्वीर पेश की है, हम लोग जैसे लोगों के लिए कन्विंसिंग है, समझने के लिए। आम आदमी भी समझ जाएंगे कि सरकारों को बजट के लिए आभासी नहीं होना चाहिए, व्यवहारिक होना चाहिए, और हमें प्रायोरिटी सेक्टर पे जाना चाहिए कि भाई हम अगर 5 प्रायोरिटी तय करते हैं तो 4 या 5 साल की योजना तय करें और उस पर फोकस करें जो हमारे राज्य में सबसे कमी है, जिसको हमको और ज्यादा दुरुस्त करना है। तो ये बातें किशोर जी की बातों से उभर के सामने आती है। और बजट में क्या क्या गड़बड़ियां होती रही हैं, इनको इन्होंने बहुत ही विस्तार से बताया है, कहाँ त्रुटियां रही और इन त्रुटियों को कैसे सरकार दूर कर सकती है, उनके लिए जो चैलेंज है। और एक तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो रेवेन्यू सेक्टर में कलेक्शन वाला पार्ट है, राजस्व उगाही, राजस्व संग्रह, इसे मजबूत करना पड़ेगा। और उसके लिए हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लोगों की कमी है। और हमको लगता है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी इस बात को सुनेंगे, और सुनना ही चाहिए, वित्त मंत्री जी को भी सुनना चाहिए कि वे ज्यादा से ज्यादा लोगों को, जहां पद रिक्त हैं, उन लोगों को बहाल करें, लोगों को नियुक्त करें, ताकि हमारा रेवेन्यू कलेक्शन भी बढ़िया हो और हम उन रेवेन्यू को उस व्यक्ति तक दे के जाए जो आम आदमी इसकी उम्मीद करता है कि हमारी सरकार हमारे लिए कुछ कर रही है। जितना पैसा धन खर्च होता है बजट में सामने दिखाई पड़ता है, वह बिल्कुल अधिकारियों की जेब में न जाए, बैंक के खातों में न जाए। जैसा इन्होंने बताया कि एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के खाते में करोड़ों रुपया पड़ा रहता है, वो क्या करते हैं भगवान जाने। इन सब चीजों पर नियंत्रण करने से जो वित्तीय प्रबंधन है दुरुस्त होगा राज्य का। और अभी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन युवा है, कर्मठ है, उनके अंदर काम करने की क्षमता भी है, ललक भी है, तो इससे वो आगे ले जा सकते हैं। मेरी जानकारी में
जो बातें किशोर जी ने आज कही है, हम लोग उनके विद्वत जो बातें सुनी है, हमारे दर्शकों के लिए बड़ी लाभप्रद होगी कि बजट को कैसे हम लोग बढ़िया से जान सकते हैं, समझ सकते हैं, और इसको हम लोग अपने राज्य के तरक्की के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और खास करके उन राजनीतिक मास्टरों को, पॉलिटिकल मास्टर्स को, जो नीति नियंता है, मंत्रियों को भी अपने विभाग की समीक्षा करनी चाहिए। सिर्फ मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी ये नहीं है, मंत्री हर 3 महीने पे समीक्षा करें, है ना, कि क्या काम किया, कितने पैसे हमें मिले, और उन पैसों का कहाँ उपयोग है। कई चीजों को इन्होंने उदाहरण के साथ बताया है कि जो पैसे दिए गए उसका क्या यूटिलिटी है, उपयोगिता क्या है। सिर्फ सर्टिफिकेट केंद्र सरकार को भेजने के लिए नहीं होनी चाहिए, हमें अपने राज्य को संतुष्ट करने के लिए होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद किशोर जी। हाँ, जाहिर है कि अभी अभी जैसा चंदन जी ने तो उसको कंक्लूड किया, और वास्तव में हेमंत सरकार के लिए अब कोई बहाना नहीं है। अब कोई बहाना नहीं है कि खजाना खाली मिला या पिछली सरकार ने फला किया। आपकी सरकार एक बजट पेश कर चुकी थी और उस पर आपने क्या कुछ किया वो परिलक्षित होना चाहिए इस अगले बजट में, कि लोगों को आप अपने विश्वास में ले सकें। सवाल उठेगा, युवा हैं आप, हेमंत सोरेन और रामेश्वर राव काफी अनुभवी आदमी हैं, एक बजट पहले दे चुके हैं ये दोनों, मतलब इनकी सरकार दे चुकी है। ऐसे हालात में लोगों की अपेक्षाएं बहुत बढ़ जाती हैं। जाहिर है उस अपेक्षा पर खरा उतरने के लिए आपको एक नए मैकेनिज्म के बारे में सोचना होगा। झारखंड बनने के उस मोटो को ध्यान में रखकर कि झारखंड का एक खास अपना बजट हो, इसकी खास पहचान वाला बजट हो, जो यहाँ की एक बड़ी आबादी जो इंतजार कर रही है सदियों से झारखंड में कि हमारा कभी तो दिन फिरेगा, कभी तो दिन वैसा आएगा कि हम आम लोगों की तरह मुख्य धारा में शामिल हो सके। तो और ये शुरुआत अगर हेमंत सरकार की एक सॉफ्ट कॉर्नर दिखता है, जरूर अपने इस वादे के साथ उनका जुड़ाव दिखता है। जैसा कि अभी चंदन जी चर्चा कर रहे थे शुरुआत में ही कि उन्होंने हेमंत जी ने शायद निर्णय लिया है अपने अधिकारियों के खर्चे पर कुछ नियंत्रण डालने का। ये सब कुछ दिखता है, लेकिन इन सब के साथ साथ एक बड़े बहुत ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। बजट, जैसा कि दोनों वक्ताओं ने हमें बताया कि बजट जो है वो केवल 2 महीने का, साल के अंतिम 2 महीने का मसला नहीं है। इसको सालों भर इस पर काम होने की जरूरत है। मंत्रियों को, जैसा कि राधाकृष्ण किशोर जी ने भी कहा और चंदन जी ने बहुत स्पष्ट किया उसको, कि मंत्रियों को अपने विभाग पर नियंत्रण की जरूरत है। बजट का सालों भर मॉनिटरिंग होना चाहिए। बहरहाल बहुत सारी बातें हो सकती हैं, लेकिन समय पर बहुत सीमित है। हम लोग चाहेंगे कि इसका बजट के आने के जस्ट पहले एक बार फिर से राधा कृष्ण किशोर जी और चंदन जी को हम शामिल करें और हम लोग इस पर फिर से एक दूसरा दौर जो है उस पर कंक्लूड करें। और शायद ये हेमंत सरकार के लिए, उनके अधिकारियों के लिए, उनकी ब्यूरोक्रेसी के लिए काफी फायदेमंद हो सकता है। हमारी जनता को समझने के लिए, जनता से भी राय ली जाती है जो बहुत औपचारिक होती है, उसको औपचारिक ना बनाकर उसको बहुत व्यवहारिक बनाया जाए। और आज के लिए हम लोग इतना समाप्त कर रहे हैं। आपको बताऊं कि मैं तकनीकी तौर पर मैं एक जानकारी देना चाहूंगा कि इस बातचीत का एक हिस्सा तो आप ऑनलाइन देख रहे हैं, दूसरा हिस्सा जस्ट इसके बाद अपलोड हो जाएगा। दूसरा हिस्सा जो अभी हम बात कर रहे हैं ये आपको अपलोडेड वर्जन में मिलेगा। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फैक्ट फोल्ड को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, जरूर सब्सक्राइब करें। यह बिल्कुल निःशुल्क है। अब अगर ये बातचीत पसंद आती है तो अपने मित्रों में, अपने सोशल मीडिया आईडी पर इसको शेयर करें। और हम चाहेंगे कि आपके सुझाव हमें मिले। इसके अलावा आप किन विषयों पर बात सुनना पसंद करते हैं, आपके सुझाव के साथ साथ आपके प्रश्न भी हमें मिले, यह हम अपेक्षा करते हैं। तो आज के लिए हम राधा कृष्ण किशोर जी का बहुत धन्यवाद देते हैं और चंदन जी का बहुत धन्यवाद, आप दर्शकों का बहुत धन्यवाद। और हम अपनी बात समाप्त करते हुए नमस्कार, जोहार।